भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा। कला के संदर्भ में जिस तरह से हमने देखा, अभी कला का विकास साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस आधार पर भी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो एक से बढ़कर एक खगोलविद, गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्री, रासायन शास्त्री और धातु कर्म मेटलर्जी में काफ़ी विकास हुआ था। बड़े बड़े विद्वान हुए थे। इसमें सबसे बड़े जो विद्वान हैं इस काल के, गुप्त काल के, वो हम देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम सबको पता है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ये तो हम सभी को पता है। और इसके अलावा इनके क्या योगदान थे वो हम देखते हैं। आर्यभट्ट, देखो आर्यभट्ट ये गुप्त काल के ही है। इनका जन्म 476 ईस्वी माना जाता है और जन्म स्थान है कुसुमपुर। कुसुमपुर आज आधुनिक अभी जो पटना है, पाटलिपुत्र जिसको प्राचीन काल में कहते थे, उसी के पास है ये कुसुमपुर। मतलब यूँ कह सकते हैं कुसुम पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम था कुसुम। तो यहीं आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। बहुत बड़े आर्यभट्ट कौन है? एक बहुत बड़े खगोलविद हैं और बहुत बड़े गणितज्ञ। आर्यभट्ट ने कई पुस्तकें लिखी है संस्कृत में। उसमें से एक ही मात्र पुस्तक के बारे में हमें जानकारी है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इन्होंने कई पुस्तक लिखा, 3 पुस्तकें इनके ऐसे जानकारी में मिलती है, लेकिन उनके बारे में हमें, क्योंकि वो कहीं मिसप्लेस हो गया प्राचीन काल में ही, एकमात्र पुस्तक है इनके आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, इस पुस्तक से ही हमें आर्यभट्ट के बारे में पता चलता कि आर्यभट्ट कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े खगोलविद और कितने बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्टियम यह पुस्तक बहुत ही कंसाइज वे में, सिर्फ 121 श्लोक हैं इसके अंदर, और यह पुस्तक 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ है। गीतिपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद, और चौथा है गोलपाद। आर्यभट्टियम 4 भागों में बटा हुआ है। गीतिपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। इसमें से प्रथम दो का विषय है गणित, यह दोनों गणित से संबंधित है, और अंतिम 2 जो हैं यह मुख्य रूप से खगोल शास्त्र पर। गीतिपाद इसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। गणितपाद इसमें अंक गणित, बीज गणित से संबंधित बातें की गई है। काल क्रियावाद इसमें समय की गणना, और उन्होंने उस समय जो समय की गणना की है वो आज के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। साल का 365 दिन, इसी के आसपास इन्होंने भी गणना किया था। और अंतिम भाग है आर्यभट्टियम का गोलपाद। गोलपाद मुख्य रूप से इसमें खगोल से संबंधित है, ग्रहों की गति के बारे में उल्लेख है। तो आर्यभट्टियम मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट भारत का नहीं, विश्व का पहला वैज्ञानिक था, पहला खगोलविद था जिसने यह कहा, जिसने हिम्मत किया कि ऐसा माना जाता था सभी धर्मों में कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का धुरी है। मतलब पृथ्वी केंद्र में है और ब्रह्मांड के अन्य जो ग्रह हैं वो चारों ओर है। कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता और धर्म की महत्ता लोकप्रिय था। लेकिन आर्यभट्ट ने उस मान्यता को तोड़ा कि नहीं, पृथ्वी जिसके सृष्टिकर्ता ईश्वर मानते हैं हम, वो केंद्र में नहीं है। पृथ्वी भी ब्रह्मांड के बहुत सारे ग्रहों में से एक ग्रह है
और केंद्र में तो सूर्य है। ऐसा आर्यभट्ट ने पहली बार पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में पहला व्यक्ति था जिन्होंने ये बात कही थी। ये बहुत ही साहसी वाला कदम था। अगर यही बात इन्होंने इस समय यूरोप में कही होती तो शायद इनको भी सुकरात की तरह मरना पड़ता, मौत की सजा मिलती। लेकिन ये भारत के थे इसलिए इनको कोई सजा तो नहीं मिली, लेकिन इनको महत्व भी नहीं मिला। इनकी बात को समाज ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि धर्म आड़े आ रहा था। और इन्हीं की बात को, इन्हीं के सिद्धांतों को, इन्हीं की खोज को बाद में ब्रह्मगुप्त के माध्यम से, ब्रह्मगुप्त भी एक बड़े विद्वान है, अभी देखेंगे हम, इसी काल के हैं। ब्रह्मगुप्त के माध्यम से, ब्रह्मगुप्त की रचनाओं से अरबियों ने अरबी भाषा में इनके कार्यों का अनुवाद किया और फिर यूरोप तक गया। और फिर यूरोप में कोपरनिकस और न्यूटन और गैलीलियो ने, इन सबको हम कहते हैं आज उन्होंने ही आविष्कार किया है। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उन्होंने ही शून्य का सिद्धांत दिया, उन्होंने। तो हमारे समाज ने भी इनको स्वीकार नहीं किया। आज भी हम देखें, आज भी जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको समाज स्वीकार नहीं करता। अभी हमने देखा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने बिहार में चुनाव हुआ था, देखा। इसमें एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था बिहार, पटना के आसपास, कुमरार विधानसभा। वहां से एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े गणितज्ञ, आज के समय के प्रोफेसर आरसी गुप्ता, ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत सारे विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वीसी भी रह चुके हैं। वो विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे किसी दल से और वो पूरी तरह से हार गए। 50,000 वोटों से हार गए, चौथे नंबर पर रहे वो। मतलब आज भी हमारे समाज में विद्वानों को महत्व तो नहीं मिलता, विद्वानों को स्वीकार नहीं करता। तो आर्यभट्ट को भी उस समय वो मान्यता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड की धुरी नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा। और इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष में भी घूम रहा है। इन्होंने इस आर्यभट्टियम पुस्तक में सूर्य सिद्धांत दिया। सूर्य सिद्धांत, इस सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया कि किस प्रकार ग्रहण के कारण क्या है। जो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहण के कारण बताया इन्होंने। मतलब देखो आपने कि उस समय जब कोई टेलीस्कोप, कोई दूरबीन नहीं था और उन्होंने ग्रहों के, है ना, कि सूर्य चंद्रमा कब बीच में आता है पृथ्वी से, पृथ्वी और फिर ग्रहण लगता है, वो सारे कारण इन्होंने बताया। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, यह इन्होंने कारण सहित व्याख्या किया इस सूर्य सिद्धांत में। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में पहला विद्वान था। तो खगोल शास्त्र पर इन्होंने बहुत कार्य किया। और गणित के लिए तो आज हम जानते हैं, इन्होंने ही पहली बार गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में। इससे पहले गणित को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा और समझा जाता था। लेकिन आर्यभट्ट पहला विद्वान था जिन्होंने गणित को ज्योतिष शास्त्र से बिल्कुल पृथक कर दिया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इन्होंने ही नंबर वैल्यू सिस्टम बताया, जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी गणनाएं हम कर पाते हैं। आज जो हमारे कंप्यूटर इतनी बड़ी बड़ी डाटा का एनालिसिस करता है, नंबर वैल्यू सिस्टम से। शून्य से जीरो, इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार इन्होंने किया। हालांकि इस समय शून्य का जो चित्र है, जीरो, गोल, परिधि, वृत्त, वो इन्होंने नहीं दिया, वो तो बाद में ब्रह्मगुप्त ने दिया। लेकिन शून्य एक नंबर माना इन्होंने कि एक के अलावा भी एक नंबर होता है शून्य, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया। इन्होंने ही दशमलव पद्धति दिया, दशमलव पद्धति, डेसिमिक सिस्टम सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही। और इन्होंने ही पाई का वैल्यू बताया, पाई का मान। और बिल्कुल आज के समान, आज जो हम पाई का वैल्यू हमें पता है 3, इन्होंने जो निकाला 3.146,
जो कि बिल्कुल आज के बिल्कुल नजदीक है, बहुत ही करीब है पाई का। तो शून्य दिया, दशमलव पद्धति दिया, पाई का वैल्यू बता दिया। तो गणित और खगोल क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा, लेकिन उस समय के हम भारतीयों ने इनको समझा ही नहीं। ये चीजें हमारे पास घूम के आधुनिक काल में कब आया, कहां से आया? यूरोप से। हमारी ये चीजें अलग लेवल के साथ, ब्रांडेड के साथ आया पाश्चात्य जगत से। तो हम कितने मूर्ख हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमें प्रगतिशील विचारों को, बौद्धिक विचारों को स्वीकार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हम जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनेंगे उतना ही हम विकसित बनेंगे। जितना ही ज़्यादा हम रूढ़िवादी विचारों को, जड़वादी विचारों को आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे बिना तर्क के, बिना विवेक के, हम उतना ही पिछड़े रहेंगे। तर्क शक्ति, विवेक शक्ति ही मनुष्य को जानवर से पृथक करता है। हमें भीड़ नहीं बनना है। भीड़ बताता है, भीड़ कौन है? भीड़ मतलब तर्कविहीन प्राणी, वो भीड़ है। हमें भीड़ से अलग। आर्यभट्ट ने इन्होंने ये सब सिद्धांत दिए, लेकिन उस समय हमें इसका कोई फायदा नहीं लिया, हमने नहीं लिया। मिला नहीं कह सकते, लिया ही नहीं हमने। तो आर्यभट्ट, अब हम इनकी महत्व को समझ रहे हैं, इन्होंने क्या दिया हमें, और इसी आधार पर हमने इनको सम्मानित किया। जब भारत ने अपना पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा था, तो उस उपग्रह का नाम हमने आर्यभट्ट रखा। 1975 में हमारा पहला उपग्रह जो हमने छोड़ा था, वो उस उपग्रह का नाम, उस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट ही था। इस तरह से हमने आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के ही बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ और खगोलविद। इन्होंने ही गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित। आर्यभट्ट की पुस्तक, ये आर्यभट्टियम, हमें इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक पर जो टीकाकार हैं, जो टीकाएं लिखी गई है, उससे हमें पता चलता है। आर्यभट्टियम पर, आर्यभट्टियम जो पुस्तक है, इस पर 4 टीकाएं अभी तक लिखी जा चुकी है। पहला टीकाकार थे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद भास्कर प्रथम। ये 7वीं सदी के, 6ठी सदी के थे, 6ठी सदी के बड़े विद्वान थे। ये भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं, 6th सेंचुरी। इन्होंने आर्यभट्टियम पर टीका लिखा। आर्यभट्टियम पर इनकी जो टीका है उसको बोलते हैं आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम भाष्य, आर्यभट्टियम भाष्य।